मणिपुर भारत का एक बेहद खूबसूरत राज्य है जो पिछले 3 सालों से एक कभी न खत्म होने वाली त्रासदी का सामना कर रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। हम उन असली वजहों, तथ्यों और घटनाओं की तह तक जाएंगे जिन्होंने इस राज्य को एक संघर्ष क्षेत्र में बदल दिया है। इस भयानक स्थिति के पीछे की असली सच्चाई क्या है, आइए इसका निष्पक्ष तरीके से पर्दाफाश करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 6 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, टूटी हुई शांति। दूसरा, विभाजन का भूगोल। तीसरा, चिंगारी और आग। चौथा, राजनीतिक उथल-पुथल। पांचवा, गोल्डन ट्रायंगल कनेक्शन। और छठा, यह जारी त्रासदी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, टूटी हुई शांति। फरवरी 2026। क्या आपको याद है जब राज्य में एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी? अचानक से एक उम्मीद जगी थी। नए नेतृत्व ने आते ही शांति की कोशिशें तेज कर दी। मार्च में तो ऐतिहासिक रूप से 3 साल में पहली बार दोनों गुटों के बीच सीधी बातचीत भी शुरू हो गई थी। ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यह शांति बहुत ही नाजुक थी। 7 अप्रैल 2026 की उस काली रात को सब कुछ बदल गया। विष्णुपुर में एक घर पर करीब 3 किलोमीटर दूर से एक बेहद आधुनिक रॉकेट दागा गया। इस दिल दहला देने वाले हमले में सोते हुए एक 5 साल के बच्चे और उसकी महज 5 महीने की छोटी बहन की जान चली गई। ये कोई आम भीड़ का हमला नहीं था। ये एक बहुत ही सुनियोजित और तकनीकी रूप से उन्नत कार्रवाई थी, और इसी एक घटना ने रातों रात उस पूरी शांति प्रक्रिया को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे बिंदु पर, विभाजन का भूगोल। देखिए, यहाँ की जमीनी हकीकत समझने के लिए पहले जनसंख्या को समझना होगा। राज्य में मुख्य रूप से 2 समूह हैं। लगभग 60% आबादी बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की है और बाकी 40% में अल्पसंख्यक कुकीज़ो और नागा जनजातियां आती हैं। लेकिन असली पेंच यहाँ आबादी के बंटवारे में नहीं, बल्कि जमीन के अधिकारों में छिपा है। इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। राज्य का जो मैदानी इलाका है यानी वैली, वो मणिपुर का सिर्फ 10% हिस्सा है और यहीं पर बहुसंख्यक मैतेई समुदाय रहता है। दूसरी तरफ 90% हिस्सा पहाड़ी है जहां जनजातियां रहती हैं। अब क्योंकि पहाड़ी इलाका शेड्यूल ट्राइब के तहत कानूनी रूप से संरक्षित है, तो मैदानी इलाके में रहने वाले मैतेई लोग इन 90% पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद ही नहीं सकते। ये जो ऐतिहासिक और कानूनी असंतुलन है ना, ये इस पूरे विवाद की एक बहुत बड़ी जड़ है। तीसरा हिस्सा, चिंगारी और आग। अब सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ। हमें लगता है कि अप्रैल 2023 में जब हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर विचार करने को कहा, तो उसी से दंगे भड़के। तात्कालिक रूप से यह सच है, लेकिन बारूद तो महीनों पहले से बिछ रहा था। अतिक्रमण हटाने के नाम पर हो रही सख्त कार्यवाहियां, वॉर ऑन ड्रग्स का अभियान और कुछ खास हथियारबंद गुटों को कथित तौर पर मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण, अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। हाईकोर्ट का आदेश तो बस एक चिंगारी था जो इस पहले से बिछे बारूद पर जा गिरा। इसके बाद जो 2023 में हुआ वो हम सब ने देखा। मई में भीषण हिंसा भड़की। जुलाई में महिलाओं के साथ बर्बरता का वो भयानक वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। और कानून व्यवस्था की धज्जियां तो तब उड़ गईं जब अक्टूबर आते आते पुलिस चौकियों से 6000 से ज्यादा हथियार और लाखों गोलियां सरेआम लूट ली गईं। जरा सोचिए, जब इतने खतरनाक हथियार सीधे रेडिकलाइज गुटों के हाथ में चले जाएं तो परिणाम विनाशकारी ही होंगे। हमारा चौथा बिंदु, राजनीतिक उथल पुथल। इस पूरी अफरा-तफरी का सीधा असर राजनीति पर पड़ा। तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का ग्राफ तेजी से गिरा। 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्ताधारी दल का मणिपुर की दोनों सीटें हार जाना इसका पहला प्रमाण था। फिर एक बहुत ही विवादित ऑडियो लीक हुआ जिसमें कथित तौर पर उन्हें ही हिंसा भड़काते हुए सुना जा सकता था। सहयोगी दलों ने समर्थन वापस ले लिया और आखिरकार स्रोत के विश्लेषण के अनुसार भारी अविश्वास और दबाव के बीच 9 फरवरी 2025 को उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। इस्तीफे के बाद राज्य में हालात बेकाबू हो गए। 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा जो पूरे 1 साल तक चला। नियंत्रण सीधे केंद्र के हाथ में था। फिर 4 फरवरी 2026 को वाई खिमचंद सिंह के रूप में एक नए मुख्यमंत्री ने कार्यभार संभाला। उन्होंने कुकी और मैतेई दोनों गुटों तक पहुंचने की काफी कोशिशें भी की, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, वो कोशिशें ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। अब आते हैं इस विश्लेषण के 5वें और शायद सबसे खौफनाक हिस्से पर, गोल्डन ट्रायंगल का कनेक्शन। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। इतनी कोशिशों के बाद भी
बार बार शांति के प्रयास आखिर नाकाम क्यों हो रहे हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जिन्हें इस लगातार होते खून खराबे और अस्थिरता से सीधा फायदा पहुंच रहा है? इसका जवाब राज्य के अंदर नहीं बल्कि सीमाओं के पार गोल्डन ट्रायंगल में छिपा है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का वो इलाका है जो दुनिया के सबसे बड़े अवैध ड्रग ट्रेड के लिए कुख्यात है। स्रोत के अनुसार म्यांमार में जब ड्रग माफियाओं पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा और सख्ती हुई तो उन्होंने अपना ये अरबों डॉलर का नेटवर्क पश्चिम की ओर खिसका लिया, यानी सीधे मणिपुर की असुरक्षित सीमाओं के अंदर। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। इस ड्रग ट्रेड से इतना अथाह और अवैध पैसा आता है कि इसने हर समुदाय के हथियारबंद गुटों को अपनी ओर खींच लिया है। भीषण गरीबी और बेरोजगारी के मारे युवा आसानी से इस लालच में फंस जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब तक राज्य में लड़ाई झगड़ा और संघर्ष का माहौल रहेगा, इन तस्करों का काम आसानी से छिपकर चलता रहेगा। मतलब साफ है, शांति आई तो इनका करोड़ों का धंधा चौपट हो जाएगा। शांति बहाली इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और आखिर में हमारा छठा बिंदु, ये जारी त्रासदी। आज की जमीनी हकीकत क्या है? अप्रैल 2026 के रॉकेट हमले के बाद एनआईए ने 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके विरोध में सुरक्षा बलों के कैंपों पर प्रदर्शन हुए जिनमें कई और जानें गईं। हाईवे ब्लॉक हैं और क्रॉस फायरिंग में जवान और आम नागरिक लगातार मारे जा रहे हैं। मैतेई समुदाय की मीरा पाविस महिलाओं द्वारा रात में जो मशाल रैलियां निकाली जा रही हैं, उससे तनाव और बढ़ गया है, जिसके चलते बार बार इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है। हालात फिर से उसी खौफनाक मोड़ पर हैं। 60,000। जरा इस नंबर को ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो अपना घर-बार, अपना सब कुछ खो चुके हैं और पिछले 3 लंबे सालों से रिलीफ कैंपों में एक बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। एक पूरी पीढ़ी का भविष्य इन कैंपों में बर्बाद हो रहा है। 250 से ज्यादा मौतें। इस अनसुलझे संघर्ष ने अब तक 250 से अधिक लोगों की बलि ले ली है। और यह ध्यान रहे कि यह केवल आधिकारिक आंकड़ा है। हर एक संख्या के पीछे एक उजड़ा हुआ परिवार है, और ये गिनती आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन सभी तथ्यों का विश्लेषण करने के बाद स्रोत का यह निष्कर्ष बिल्कुल सटीक बैठता है। शासन की विफलता का एक स्पष्ट उदाहरण, महीनों से सुलगते तनाव को अनदेखा करना, 6,000 हथियारों का पुलिस चौकियों से सरेआम लूटा जाना और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफियाओं को अपनी जड़ें जमाने देना, ये सब एक ऐसे सिस्टम के पूरी तरह से कोलैप्स होने की निशानी है जिसने अपने ही लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। और अब जब ये खौफनाक संघर्ष अपने चौथे साल में कदम रख रहा है, हमारे सामने एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल खड़ा है। मणिपुर में हिंसा के इस अंतहीन दुष्चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने के लिए आखिर और क्या कीमत चुकानी होगी? क्या कभी यहाँ वो सुबह आएगी जिसका इंतजार रिलीफ कैंपों में बैठे हजारों लोग कर रहे हैं? इसी गंभीर विचार और सवाल के साथ आज का ये विस्तृत विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।